हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत में पहली बार आतंक रोधी अभ्यास में भाग लेगी पाकिस्तानी सेना। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों आखिर क्यों पहली बार भारत आएगी पाकिस्तान की सेना, और साथ ही साथ आपको दोस्तों सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ पर श्रीलंका ने भारत के विरोध को किया दरकिनार, चीनी जहाज को अपने पोर्ट पर दे दी रुकने की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। और साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर योगी जी और भाजपा किसान मोर्चा के नेता को जान से मारने की धमकी, पत्र में लिखा 15 दिन में रिजल्ट देखोगे। बताएंगे दोस्तों किसने ये धमकी दी है। साथ ही दोस्तों हर घर तिरंगे को लेकर बड़ी खबर है, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगे अभियान का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में पहली बार आतंक रोधी अभ्यास में भाग लेगी पाकिस्तानी सेना। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है सबसे बड़ा कारण दोस्तों, क्यों पहली बार भारत आएगी पाकिस्तान की सेना। पड़ोसी मुल्क ने कर दी इसकी पुष्टि। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन के तहत भारत द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी अभ्यास में पाकिस्तान भी शामिल होगा। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी और भारतीय सैन्य टुकड़ियां एक साथ आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगी, और ये पहली बार होगा जब पाकिस्तानी सेना भारत में इस तरह के अभ्यास में हिस्सा लेगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के तहत इस साल अक्टूबर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लेगा। दोस्तों भारत इस साल शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये अभ्यास भारत में अक्टूबर में मानेसर में आयोजित होने वाले हैं। चूंकि पाकिस्तान इसका सदस्य है तो हम इसमें हिस्सा लेंगे। जी हां, हरियाणा के मानेसर में होने वाले इस अभ्यास में भारत के अलावा रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा लेगी। और एससीओ के बैनर तले भारत और पाकिस्तान 9 सदस्यीय बीजिंग स्थित क्षेत्रीय निकाय का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये पहली बार होने जा रहा है दोस्तों जहां पाकिस्तानी सेना भारत में ट्रेनिंग के लिए आ रही है। दोस्तों ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? ऐसे में भारत के सेनाओं के साथ दोस्तों पाकिस्तानी सेनाओं का प्रशिक्षण होना दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या पाकिस्तान इसको मौके के तरीके से नहीं देखेगा दोस्तों? क्या पाकिस्तान के लिए एक वरदान की तरह होने वाला है ये ट्रेनिंग? जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे में भारत को इस मौके पर क्या अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों? आपकी जो भी राय हो सजेशन जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान से बौखलाए आतंकी, श्रीनगर में किया ग्रेनेड से हमला। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। घाटी में हर घर तिरंगा अभियान से बौखलाए आतंकी किसी भी हाल में आजादी के जश्न को खराब करना चाहते हैं दोस्तों। और इसी प्रयास में शनिवार शाम को आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह अली जान रोड पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। जी हां, इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। आपको बता दें पिछले 3 दिन के अंदर घाटी के अंदर ये चौथा हमला है दोस्तों। और इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ था, और इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था दोस्तों। तो वहीं गुरुवार की रात भी आतंकियों ने बांदीपोरा में एक गैर कश्मीरी मजदूर को निशाना बनाया था। जी हाँ दोस्तों, और गुरुवार सुबह जम्मू संभाग के राजौरी में आतंकियों ने एक सैन्य कैंप पर फिदायीन हमला किया था, जिसमें अपने 3 जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक और रोज नया हमला होता नजर आ रहा है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें जहां पर हमले के बीच बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में 2 आतंकियों के घर पर यानी उनके घर की चौखट पर लहराया तिरंगा। परिवार ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा। जी हाँ, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को चलाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस अपील का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह तिरंगा लहरा रहा है दोस्तों। जहां कुछ साल पहले तक पाकिस्तानी झंडे देखे जाते थे, जम्मू कश्मीर का ही डोडा में एक आतंकी के परिवार ने भी अपने घर पर तिरंगा लहराकर देशभक्ति की मिसाल पेश कर दी है दोस्तों। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डोडा के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने शनिवार को अपने घर की चौखट पर तिरंगा झंडा फहराया। आपको बता
साथ इस परिवार के 2 युवक पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी बन गए हैं, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने ये बता दिया है कि वो सच्चे भारतीय हैं। ऐसे में दोस्तों इस आतंकवादी के परिवार को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां श्रीलंका ने भारत के विरोध को कर दिया दरकिनार, चीनी जहाज को अपने पोर्ट पर दे दी रुकने की अनुमति। जी हां, श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर आने के लिए चीनी पोत को दी अनुमति, पाकिस्तानी पोत भी पहुंच गया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, चीनी शोध पोत युआन वांग 5 को श्रीलंका सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल पी सिल्वा ने अब कहा है कि उन्हें 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने इस उच्च तकनीकी से लैस शोध पोत को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि जहाज भारत के खिलाफ जासूसी कर सकता है। इसे लेकर भारत ने कोलंबो में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अधिकारियों ने कहा है कि द्वीप राष्ट्र की सरकार ने पड़ोसी भारत की चिंताओं के बाद भी चीनी शोध पोत को द्वीप पर जाने की अनुमति दे दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि श्रीलंका ने भारत के विरोध के बावजूद भी दोस्तों भारत की बात नहीं मानी और भारत के विरोध को पूरे तरीके से साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया दोस्तों, और उसने दिखा दिया कि उसके लिए चाइना ही सब कुछ है दोस्तों। और भारत ने उसकी मुश्किल घड़ी में कितनी ज्यादा मदद करी दोस्तों, पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी दोस्तों चाइना के ही शरण में जाता दिखाई दिया है श्रीलंका, और साथ में पाकिस्तानी पोत भी वहां पहुंचा है दोस्तों। ऐसे में श्रीलंका को लेकर दोस्तों भारत को कोई ना कोई विचार तो अवश्य ही करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, जवाब जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से भारत के साथ धोखे वाला कार्य दोस्तों श्रीलंका ने किया है, और चाइना जिसने उसकी मुश्किल घड़ी में पूछताछ तक नहीं की दोस्तों, मदद दूर की बात, उसके बावजूद भी श्रीलंका चीन के साथ जाता दिखाई दिया। ऐसे में आपका जवाब तो बनता है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और यही कारण है दोस्तों कि अगली बार भारत श्रीलंका की किसी भी कीमत पर मदद नहीं कर सकता। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से सिर्फ 30% हथियार ही पहुंच रहे हैं यूक्रेन सेनाओं के पास। क्या बाकी की हो रही है अपराधियों को सप्लाई। जी हां, 5 महीने हो रहे हैं और रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। रूस जीत नहीं रहा और यूक्रेन हार नहीं रहा। असल में रशिया अपने पड़ोसी यूक्रेन की सुरक्षा और पलटवार की ताकत को भेद नहीं पा रहा है दोस्तों। वजह यह है कि यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों और खास करके अमेरिका की तरफ से लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका अभी तक यूक्रेन को युद्ध सामग्री की 17 खेपें भेज चुका है और 18वीं जल्द ही भेजी जानी है, जो सबसे बड़ी खेप होगी। अभी तक अमेरिका कुल 10 खरब डॉलर यानी करीब 80 खरब रुपए के हथियार यूक्रेन को भेज चुका है दोस्तों। ये रकम भूटान, ताजिकिस्तान और कांगो समेत दुनिया के करीब 50 देशों की सालाना जीडीपी से कहीं ज्यादा है। लेकिन अमेरिका के CBS न्यूज के अनुसार कहानी में ट्विस्ट ये है कि अमेरिका से भेजे जा रहे इन हथियारों और गोला बारूद में सिर्फ 30 से 40% ही यूक्रेन की सेना के पास पहुंच रहे। फिर बाकी के भेजे जा रहे ये हथियार और गोला बारूद किधर जा रहे हैं। जी हाँ, खबर यह है कि अमेरिका की ये सप्लाई यूक्रेन में भ्रष्टाचार के रास्ते होते हुए अंतर्राष्ट्रीय तस्करों और अपराधियों तक पहुंच रही है। यूरोप के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में यूक्रेन दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर रशिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया मानती है कि विश्व में कहीं भी युद्ध हो तो इसका फायदा अमेरिका को होता है, क्योंकि उसके यहाँ सबसे बड़ी हथियार निर्यातक कंपनियां हैं और इस युद्ध में खुद रशिया मैदान में है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खुद युद्ध में होते हुए रशिया दूसरों को हथियार बेच सकेगा। साफ है दोस्तों कि ऐसा नहीं होगा। ऐसे में क्या अमेरिका के हथियार बाजार को और फायदा होगा। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल कश्मीर में बनकर तैयार, प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल बनकर तैयार हो गया है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त यानी कल इस ब्रिज का उद्घाटन कर सकते हैं दोस्तों। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने संबोधन में इस पुल का जिक्र कर सकते हैं। चिनाब ब्रिज के नाम से जाने जाने वाला ये पुल इस साल दिसंबर तक रेल यातायात के लिए भी चालू हो सकता है। जी हाँ, चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत से सीमा विवाद के बीच चीन की सफाई। कहा सीमा पर स्थिति फिलहाल स्थिर है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। भारत कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है, बावजूद इसके चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। और इसी बीच चीन ने सफाई दी है। भारत में चीनी राजदूत सन वेईडोंग ने कहा कि चीन
भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सीमा पर सभी गतिविधियों का संचालन करता है। मुझे किसी भी तरह की सैन्य और हवाई गतिविधियों की कोई विशेष जानकारी नहीं है। सीमा पर स्थिति फिलहाल स्थिर है। जी हाँ, इसके अलावा चीनी राजदूत ने कहा कि चीन भारतीय छात्रों का स्वागत करता है। चीन में पढ़ाई शुरू करने वाले भारतीय छात्रों का पहला बैच निकट भविष्य में बीजिंग पहुंचेगा। दोनों देशों के संबंधित विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन की सैन्य गतिविधियां हुई तेज। 13 फाइटर प्लेन ने पार कर दी ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा। जी हाँ दोस्तों, चीन की ओर से ताइवान के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। दोनों देशों के बीच का तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि चीन के 13 फाइटर जेट ताइवान जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट में घुस आए और मध्य रेखा को पार कर लिया। जी हाँ, ताइवान को डराने के लिए चीन लगभग एक पखवाड़े से ताइवान स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो वहीं ताइवान ने भी चीन का डटकर मुकाबला करने के लिए अपने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया हुआ है। दोनों देशों के बीच आधिपत्य का विवाद तो काफी पुराना है, लेकिन नया तनाव अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के साथ शुरू हुआ था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका को मिसाइल हमले का है खतरा। नई डिफेंस सिस्टम के रडार को रशिया और चीन की ओर मोड़ा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में जारी युद्ध के माहौल को देखते हुए अमेरिका को मिसाइल हमले का खतरा सताने लगा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि वैश्विक तनातनी के बीच उत्तर कोरिया और रूस जैसे देश मिसाइल से हमला कर सकते हैं। इस कारण अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन के बनाए अपने लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार यानी LRDR को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों, ये रडार लंबी दूरी तक दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और इससे अमेरिका के पास मिसाइल के दागे जाने के समय से ही अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर काबुल में भारतीय दूतावास खुलने से गदगद हुआ तालिबान। कहा सुरक्षा देंगे, अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करेंगे। जी हाँ, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के ऑपरेशनल होने से तालिबान बहुत खुश है। दोस्तों, तालिबानी विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम का तहे दिल से स्वागत भी किया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्की ने अफगानिस्तान में राजनयिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारत की जमकर तारीफ की है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि काबुल में भारतीय दूतावास पूरी क्षमता के साथ खुला है या नहीं। भारत ने अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। एक और खबर की बात करें, जहां पर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, जबरन धर्मांतरण कराया तो 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, विधेयक इसको लेकर कर दिया गया है पारित। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब जबरन सामूहिक धर्मांतरण बोले तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022 कराने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मौजूदा धर्मांतरण रोधी कानून में संशोधन वाले एक विधेयक को शनिवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने और जबरन या लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने को रोकने का प्रावधान है। दोस्तों, सामूहिक धर्मांतरण कराने पर 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। विधेयक में कारावास की सजा को 7 साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक करने का प्रावधान है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन कदम उठाया गया है दोस्तों, तो हम इस कदम का समर्थन करते हैं। लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब रूस ने अमेरिका को दे दी है द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह खत्म करने की चेतावनी। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है और अब रूस ने पलटवार करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाता है तो वो अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो वैश्विक व्यवस्था में भारी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र सैन्य शक्ति के मामले में पूरी दुनिया में पहले और दूसरे स्थान पर काबिज है। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय संबंधों के खत्म होते ही दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका का बड़ा बयान दोस्तों भारत को लेकर कहा, भारतीय कंपनियां चोरी से रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर रिफाइन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इल्जाम भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने रशिया से कच्चे तेल से बने ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी भारत द्वारा ईंधन खरीदने पर ऐतराज जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि भारतीय जहाज रूसी टैंकर से तेल लेकर गुजरात के बंदरगाहों पर उतर रहे हैं
ये ट्रांसफर हाई सी के माध्यम से हो रहा है। हालांकि भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को बताया है कि एक भारतीय जहाज ने दूर समंदर में एक रूसी टैंकर से तेल उठाया और उसे पश्चिमी तट पर गुजरात के एक बंदरगाह पर लाया, जहां इसे परिष्कृत किया गया और फिर उसे भेज दिया गया। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर ब्रिटेन चुनाव को लेकर बड़ी खबर। सीनियर मंत्री ने बदला अपना पाला, ऋषि सुनक की जगह लिज ट्रस को कर दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, साथ में वजह भी बता दें, ऋषि सुनक के साथ दोस्तों बहुत बड़ा इन्होंने धोखा कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनाव अभियान के बीच शनिवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बोरिस जॉनसन सरकार के एक सीनियर मंत्री जो कि अभी तक ऋषि सुनक जी का समर्थन कर रहे थे, अब पाला बदलकर विरोधी खेमे लिज ट्रस का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, पाला बदलने के बाद मंत्री सर रॉबर्ट बकलैंड ने कहा है कि अब उनका मानना है कि ट्रस देश को आगे ले जाने के लिए सही कैंडिडेट है। बकलैंड ने द डेली टेलीग्राफ में कहा है कि उनका मानना है कि ट्रस देश को आगे ले जाने वाली सही शख्स है और उनकी योजना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उसकी क्षमता के अनुसार उच्च वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ाना है। यानी कि दोस्तों, उन्होंने शुरुआत में सुनक जी का समर्थन किया था। दोस्तों, कल तक भी उन्होंने सुनक जी का समर्थन किया, लेकिन दोस्तों एंड टाइम पर आकर यह अचानक बदल गए। दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ा धोखा इन्होंने सुनक जी को दिया है। दोस्तों, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये बोरिस जॉनसन की चाल है? दोस्तों, क्योंकि शुरू से ही बोरिस जॉनसन ने सांसदों से कहा हुआ है दोस्तों कि किसी भी कीमत पर ऋषि सुनक जी को वोट ना करे। क्या यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो सुझाव राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 सरकारी कर्मचारी हुए बर्खास्त, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का है जिम्मेदार। जी हां, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बिट्टा कराटे जम्मू कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार है। इन चारों को टेरर लिंक के सामने आने के बाद बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सरकार ने बिट्टा कराटे की पत्नी अस्साबाह आरजू मंद खान, कश्मीर यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट मोहित अहमद भट्ट, कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी और जकेडी के मैनेजर IT सैयद अब्दुल मुईद को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर सलमान रुश्दी पर हमला करने वालों को 1000 बार सलाम। जी हां, ईरान के कट्टरपंथी अखबारों ने की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, ईरान में कई कट्टरपंथी समाचार पत्रों ने शनिवार को लेखक सलमान रुश्दी के हमलावर की जमकर तारीफ की है। दोस्तों, कट्टरपंथी काहान अखबार ने एडिटर इन चीफ ने लिखा कि न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को 1000 बार सलाम। उन्होंने आगे लिखा, भगवान के दुश्मन की गर्दन चीरने वाले व्यक्ति का हाथ चूमा जाना चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने एडिटर इन चीफ को नियुक्त किया। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलना चाहता है WHO। जी हां, देशों से मांगे हैं सुझाव। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गलत धारणाओं और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलने का फैसला किया है। दोस्तों, इस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसियों ने एक खुला मंच बनाया है जहां वायरस के नए नाम के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। संगठन ने शुक्रवार को बयान जारी करके बताया है कि इस वायरस को नया नाम देने का मकसद सांस्कृतिक या सामाजिक अपराध से बचना है। जी हां, WHO ने बताया कि मंकी पॉक्स अभी तक 45 देशों में फैल चुका है और इस रोग को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए अमेरिका के शिकागो में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय इसके लिए MPV नाम का उपयोग करता है। WHO जून से मंकी पॉक्स का नाम बदलने की प्रक्रिया में है। साथ ही वैश्विक समुदाय से इससे जुड़ा कोई रूढ़िवादी नाम न रखने के लिए कहा है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दिल्ली में कोरोना का बड़ा कहर, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा केस। जी हां, दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कल कोरोना के 2031 नए मामले सामने आए तो वहीं 9 मरीजों की कोरोना से मौत की भी खबर आई। हालांकि संक्रमण दर में थोड़ी कमी जरूर आई है। दोस्तों, संक्रमण दर पहले से घटकर 12.34% हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 16,459 टेस्ट किए गए तो वहीं 2260 मरीज कोरोना से ठीक हुए। वहीं अगर बात करें तो 12 अगस्त की तो कोरोना के 2136 नए मामले सामने आए थे। एक और खबर की बात करें जहां पर योगी जी और भाजपा किसान मोर्चा के नेता को जान से मारने की धमकी पत्र में लिखा, 15 दिन में रिजल्ट देखोगे। जी हां, आलमबाग इलाके में रहने वाला भारतीय किसान मोर्चा का नेता देवेंद्र तिवारी के घर के बाहर बृहस्पतिवार रात में एक बैग
पड़ा मिला दोस्तों। बैग में एक पत्र मिला है जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। देवेंद्र की तहरीर पर आलमबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले का जांच शुरू कर दिया है। किसान मोर्चा के नेता देवेंद्र तिवारी के मुताबिक पत्र में PIL दाखिल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र किसी सलमान सिद्दीकी ने भेजा और उस पत्र में लिखा है कि तुझे कितनी बार समझाया गया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। PIL की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है, इतनी बार समझाया लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। योगी के कहने पर PIL की वजह से हम लोगों के सारे स्लास्टर हाउस बंद हो गए हैं। अब तू देख तेरा क्या हाल होता है। इंतजार करो, अगले 15 दिन के अंदर तुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तुम लोगों ने जितना हमारे रहनुमा जनाब असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी को रुलाया है उनकी एक एक आंसू का बदला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने किस प्रकार से योगी जी और भाजपा किसान मोर्चा के नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है दोस्तों, और 15 दिन में रिजल्ट देखने की बात की जा रही है दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन हो सकता है इसके पीछे, किसकी बड़ी साजिश हो सकती है दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, CM योगी जी के लंबी उम्र के लिए लॉन्ग लिव योगी जी कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर RSS मुख्यालय पर मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। एक दिन पहले संघ प्रमुख ने DP पर लगाया था राष्ट्र ध्वज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। RSS ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोहन भागवत के अलग अलग मौके पर तिरंगा फहराते हुए वीडियो पोस्ट किया। पोस्ट पर कैप्शन दिया गया कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। गौरतलब है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संघ मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाने पर आलोचना करते रहे हैं। एक और खबर की बात करें जहां पर ओवैसी की AIMIM का मौके पर चौका, एक मुसलमान डिप्टी CM बनाए नीतीश और तेजस्वी। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और उससे पहले 16 अगस्त को सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इससे ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाने की बात उठा दी है दोस्तों। विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि जब सबसे ज्यादा वोट शेयर माइनॉरिटी का है तो प्रदेश में एक मुस्लिम डिप्टी CM बनना चाहिए। AIMIM ने कहा कि जब जाति देखकर मंत्रालय दिया जाता है तो इस हिसाब से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां पर सिर्फ तिरंगा फहराने से देशभक्त नहीं हो जाते। जी हाँ, हर घर तिरंगा मुहिम पर उद्धव ठाकरे का तंज। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर तंज कसा दोस्तों और कहा कि सिर्फ तिरंगा फहराने से आप देशभक्त नहीं हो जाते। ऐसे में दोस्तों उद्धव ठाकरे को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? उनके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप में से कितने लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाया है दोस्तों, कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा, और कौन कौन लगाने वाला है। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।